चला फोकस करा तुमच्या स्क्रीनवरती. काल आपण MS एक्सेल बद्दल सुरुवात केली होती. स्प्रेडशीट या कॉन्सेप्टला समजून घेतलेला आहे. वर्कबुक, वर्कशीट या दोन्ही कॉन्सेप्ट काल क्लिअर केलेले आहेत. MS एक्सेल चे मेन पॉइंट्स किंवा फीचर्स जे आहेत त्याला पण आपण काल कव्हर केलेलं होतं. त्या संदर्भात त्या सर्वांचं रिव्हिजन म्हणून आपण मी काही प्रश्न तुम्हाला विचारतो, त्याचे उत्तर ज्याला जे काल प्रेझेंट होते त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये त्याची उत्तरं द्यावी फटाफट. ठीक आहे. तर पहिला प्रश्न असा आहे की एका वर्कबुक मध्ये किती वर्कशीट बाय डिफॉल्ट असतात? एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट होते हैं? आंसर देना. ठीक है, मुस्कान ने पहले आंसर दिया, 3 करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्कशीट होती है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उस कॉलम की लेबलिंग कैसी होती है या किस फॉर्मेट में कॉलम्स के लेबल होते हैं? वो भी मुझे आप बोल सकते हो. कॉलम के लेबल्स कैसे होते हैं, टाइटल्स कैसे होते हैं कॉलम्स के? अल्फाबेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होती है. करेक्ट. ए बी ए सी. यहाँ पे मुस्कान ने उसकी सीक्वेंस थोड़ी सी मिसमैच कर दी, मगर बराबर है ये, क्योंकि स्टार्ट तो अल्फाबेटिकली होते हैं. आंसर करेक्ट है. सीक्वेंस थोड़ी सी मिस हो गई. उसके बाद रो की जो टाइटलिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? रो की टाइटलिंग, जो रो होते हैं उसकी टाइटल कैसे होते हैं? रो की टाइटलिंग किस प्रकार से होती है? अल्फाबेटिकली होती है, न्यूमेरिकल होती है या अल्फा न्यूमेरिक होती है? न्यू आंसर आया, देखेंगे. 1 2 3 इसको ही कहेंगे न्यूमेरिक. ओके, न्यूमेरिक फॉर्म में रो की लेबलिंग होती है और अल्फाबेटिक फॉर्म में कॉलम्स की लेबलिंग होती है. ठीक है. जो रो एंड कॉलम को मिला के जो बॉक्स बनता है उसको क्या कहेंगे? जो रो एंड कॉलम को मिला के इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है तो तब एक बॉक्स बनता है, तो उस बॉक्स को क्या कहेंगे एक्सेल में? उस बॉक्स को क्या कहेंगे? ऐसे थोड़ा सा फास्ट दे दो क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है. जो स्प्रेडशीट के ऊपर या वर्कशीट के ऊपर जो आपको बॉक्स दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, उसको टेबल नहीं कहेंगे. टेबल तो अपन ड्रॉ करने के बाद टेबल बनता है. उसको कहेंगे सेल. ठीक है. कल हमने एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज होती है, कितने सेल्स होते हैं, हर एक कॉलम की विड्थ कितनी होती है, रो की हाइट कितनी होती है, ये सब बातें जो है वो कल के सेशन में हमने कंप्लीट की थी. ओके, तो यहाँ पे बस हो गए 3 क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जो बाकी कल के सेशन में जो नहीं थे उनके लिए एक 2 मिनट में कल का
डिवीजन यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देख लेना कि एक्सेल को वर्कशीट या एक्सेल फाइल को वर्कबुक और वर्कशीट भी कहा जाता है। ओके, एक वर्कबुक में 3 शीट होती है। .xlsi इसका एक्सटेंशन होता है। एक वर्कशीट में नियर अबाउट 16,384 कॉलम्स होते हैं, उसके साथ 10,48,576 रोज होते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो सेल बनते हैं, तो सेल टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं एक वर्कशीट में, तो 1,717 करोड़ 98,69,184 सेल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे 8.43 उसकी विड्थ होती है कॉलम की, और रो की जो हाइट होती है वो 15 पॉइंट्स तक होती है। एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर तक हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डेट का कोई मैटर नहीं है, या कोई भी डेट हम उसमें इंटर कर सकते हैं। एक्सेल ने जो रिलीजिंग किया था, फर्स्ट रिलीजिंग जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर हुआ था, तो उसकी डेट थी 13 सितंबर 1985, मगर ये डॉस बेस था, तो विंडोज बेस जो रिलीजिंग थी वो नवंबर 1987 में किया गया था। उसके बाद एक्सेल के फाइल जो 2007 का जो एक्सेल वर्जन था, उसमें ऑफिस बटन को दिया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो ये कुछ बातें हमने कल डिस्कस की थी, एक्सेल के बारे में बातें की थी। आज हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फास्ट में, ये फंक्शंस और एप्लीकेशंस और यूज ऑफ एमएस एक्सेल के देखेंगे। यहाँ पे टाइटल क्या है, एमएस एक्सेल 2007 का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका यूज हम किसके लिए करते हैं। एप्लीकेशन का मीनिंग भी यूज ही होता है, एप्लीकेशन मीन्स यूज, या इसको अलग से टाइटल हम दे देंगे कि फंक्शंस क्या है किसी एक जो एमएस एक्सेल 2007 का जो सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है, किस काम के लिए हम उसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा, मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि ये एग्जैक्ट वर्क किसके लिए करता है या इसका काम क्या है। ठीक है, मैं कुछ एडिशन करता हूँ यहाँ पे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फंक्शंस और एप्लीकेशंस और यूज ऑफ एमएस एक्सेल 2007। एमएस एक्सेल का यूज किसके लिए होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल या कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल जो डेटा होता है या कोई भी डेटा जो होता है, हम उसको इसमें स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक्सेल में हम बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैथमेटिकल यानी प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ओके, मल्टीप्लिकेशन करना, ओके। तो ये सब जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनको कवर किया जाता है इस एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। किसी भी डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, चार्ट बनाना या टेबल बनाना, तो उसके लिए भी हम इस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर sorting and filtering the data for getting specific information। बहुत सारा डेटा अगर आपके पास हो तो उस डेटा में से आपको सॉर्ट करना है, फिल्टर करना, और जो डेटा आपको चाहिए उसमें से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, उस पर एनालिसिस करके जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डेटा। डेटा को फॉर्मेटिंग करना, डेटा को अलग एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में उसको प्रेजेंट करना, इसके लिए भी, यानी कि डेटा के अलाइनमेंट चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, ये इन्हीं बातों के लिए भी हम एक्सेल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, next, AutoSum option helps to add the contents of a cluster or a particular cell। जब हम किसी सेल में, बहुत सारे सेल में अगर डेटा है तो उसमें से अगर आपको एडिशन करना है तो हम उस टाइम
एटोसम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ही डायरेक्टली हम आंसर को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो ऑटोमेटिक फंक्शंस है उनको ऑपरेट किया जा सकता है इस एक्सेल में। नेक्स्ट ऑटोफिल ऑप्शन हेल्प्स टू एक्सटेंड अ लिस्ट ऑटोमेटिकली। अब एक ऑटोफिल वाला एक ऑप्शन होता है, ऑटोफिल करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये इसके ऑप्शन है। आगे हम प्रैक्टिकल में इसको देख लेंगे। ऑटोफिल करना, ऑटोसम क्या है, ये प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑटोफिल ऑप्शन से क्या होता है कि किसी लिस्ट को ऑटोमेटिकली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। Next, it allows user to quickly fill cells with sequential or respective data. किसी दो सेल में पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज अगर डेटा आपको फिलअप करना है तो सिर्फ आपको उस टाइम क्या करने की जरूरत होती है, सिर्फ ये 2 या 3 सेल में आपको डेटा इंसर्ट करने की जरूरत होती है। बाद में आपको उसके नीचे वाले सभी सेल में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन यूज करके उसको ऑटो फिल कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल में इसको सीखेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे ऑटो शेप। ऑटो शेप ऑप्शंस अलाउ यूजर टू ड्रॉ वेरियस शेप्स एरोज। ओके, शेप्स एरोज। एक ऑटो शेप्स वाला भी ऑप्शन है जिसमें हम अलग अलग से शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, एरोज को इंसर्ट करते हैं। आगे देखेंगे जिस प्रकार से हम एमएस वर्ड में शेप्स इंसर्ट करते हैं उसी प्रकार से इस एक्सेल में भी हम अलग अलग एरोज शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन ऑप्शन हेल्प्स यूजर टू reposition the data and text by simply dragging the data while the help of mouse, with the help of mouse। ड्रैग एंड ड्रॉप एक एक्टिविटी है, उसको हम माउस के कर्सर से इस ऑप्शन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप एग्जैक्टली 2 सेल में डेटा है तो उसके पर्टिकुलर एक सेल के नीचे जो हाईलाइटेड होती है उसके साइड में एक प्लस का साइन होता है। उस साइन के ऊपर अगर आप माउस कर्सर से क्लिक करते हो या उसको होल्ड करते हो और जहां चाहे जिस सेल एड्रेस तक आप उसको खींचना चाहते हो तो वहां तक आप उसको खींच सकते हो और वहां पे ड्रॉप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली डेटा वहां पे फिल होता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन भी हम आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट, एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस चार्ट्स एंड presenting graphical presentation data in form of a peak, pie bar, line, etc. charts। ओके, अब डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें डेटा को और अधिक एक्सप्लेनेशन करने के लिए, अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए हम अपना जो डेटा है उसके हिसाब से कुछ डायग्राम या कुछ चार्ट, कुछ टेबल्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशली हम चार्ट के बारे में अगर बात करें तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हमें पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ओके, स्कैटर डायग्राम वगैरह ये सब अलग अलग फॉर्मेट में हम चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे 11th वाला पॉइंट, एक्सेल प्रोवाइड्स पिवट टेबल फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट जनरेशन। पिवट टेबल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें पिवट टेबल से हम डेटा को अच्छी तरह से फिल्टरिंग भी कर सकते हैं और डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे पिवट टेबल हमें प्रैक्टिकल में लेना है, पिवट टेबल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सेल प्रोवाइड्स इजी ट्रिक्स फॉर अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अंतर है, क्योंकि एक ही टाइम एक ही वक्त आप पूरे डेटा के ऊपर जब आप फॉर्मेटिंग करोगे तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके डेटा के हिसाब से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बहुत अलग अलग फॉर्मेट में हम उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसकी कलरिंग, फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये चेंज होते रहता है जब आप उसको कमांड दे दोगे। तो ये सब ऑप्शंस है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस formulas and functions relating to arithmetic, financial, statistical and logical। एक्सेल में जो फॉर्मूला एंड फंक्शंस प्रोवाइड किए गए वो स्पेशली रिलेट करते हैं। अरिथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं, उसमें से कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूलाज होते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज होते हैं, लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अब जिसको जिस फॉर्मूला की जरूरत होती है वो फॉर्मूला यूज करके अपने डेटा के ऊपर एनालिसिस करते रहता है। हमें सबसे ज्यादा तो ये फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल और अरिथमेटिकल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। हमारे सिलेबस में नियर अबाउट 20 या 25 फॉर्मूला इंसर्ट किए गए। हम उन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर
प्रैक्टिकल करेंगे, उसको समझ लेंगे, एग्जांपल्स ले लेंगे, तो फॉर्मूला हम देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। नेक्स्ट हम जाएंगे 14 नंबर के ऊपर, इट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स द डेटा इनटू और फ्रॉम द प्रोग्राम्स। हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है वहां पे, तो उस ऑप्शन की मदद से हम ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स प्रिंटिंग फैसिलिटी। एक्सेल में जो कुछ डेटा आप इंटर करोगे, एनालिसिस करोगे, डेटा को रिकॉर्ड करोगे सेल या टेबल में, तो वो सब प्रिंट कर सकते हो आप, क्योंकि प्रिंटिंग फैसिलिटी इस एक्सेल में होती है। मगर वर्कशीट का जो एरिया जो होता है वो नॉन प्रिंटेबल होता है, मगर आप जब जिस वक्त उसको बॉर्डर दे दोगे तब वो एज प्रिंटेबल एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैक्रोज फैसिलिटीज फॉर रिपीटेटिव वर्क। मैक्रोज एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एक्सेल में। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो रिपीटेड वर्क हमें करने पड़ते हैं बार बार बार, मान लो कि आप काम करते हो एक्सेल में बहुत दिनों से, और आपको एक ही टेबल बार बार बनाना पड़ता है या एक ही इंफॉर्मेशन बार बार बनानी पड़ती है, तो उस वक्त ये मैक्रोज वाला ऑप्शन जो है वो आपको टाइम सेविंग कर देगा। ये बहुत ही हेल्पफुल है। जो रिपीटेटिव वर्क होता है वो उसमें ये मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, मैक्रो में एक बार जब आप जो काम 10 बार या 1000 बार या 100 बार करते हो, तो वही काम एक ही बार इस मैक्रो में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की वो रिकॉर्डिंग करते समय आपको देनी पड़ती है। अगर आपको उस काम का अगर इन फ्यूचर वो काम जरूरत पड़ती है, तो आपको फिर से वो पूरा काम करने की जरूरत है, जस्ट आप शॉर्टकट की प्रेस करो, आपका जो रिपीटेटिव वर्क है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइम सेविंग और जो अपनी पावर होती है या कैपेसिटी होती है वो सेविंग करने का काम ये मैक्रो ऑप्शन करता है। आगे देखेंगे हम इसको। यहाँ तक तो हो गया इसके फंक्शनिंग और एप्लीकेशन। तो आगे बढ़ेंगे। कल हमने ये क्लासिफिकेशन भी कवर कर लिया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्लासिफाई द एमएस एक्सेल टू स्क्रीन, तो उस टाइम आपको इस स्क्रीन के इस प्रकार से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन हमने लास्ट सेम में भी देखा था वर्ड के बारे में, उसी प्रकार से ये एक्सेल के बारे में ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएस एक्सेल 2007 स्क्रीन। तो इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हम इस प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमने किया है ऑफिस बटन, जो हमने कल देखा था। नेक्स्ट है टाइटल बार, जो बुक वन उसमें बाय डिफॉल्ट नेम आता है किसी भी वर्क बुक का, जो होता है वो टाइटल बार होता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में, ऑफिस बटन के साइड में, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में और ऑफिस बटन के राइट में ये कॉर्नर में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें आप उस ऑप्शन को वहां पे पिन करके रख सकते हो जो ऑप्शन आपको बार बार यूज करना पड़ता है। तो वो ऑप्शन वहां पे आप पिन करके रख सकते हो, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे उस ऑप्शन को हैंडल करने के लिए। तो ये इसी को क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। इसके नीचे जो रिबन होता है, रिबन में सबसे पहले हमने मेनू बार देखा था, जिसको हम टैब भी कहते हैं। ये 7 टैब होते हैं, टोटली 7 टैब होते हैं एक्सेल में। तो वो सीक्वेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आपको रिवाइज होगा कि एच यानी क्या है, होम है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट है जो ब्लॉक, ये सीक्वेंस अगर आपको देखना चाहो, हम एक्सेल की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, ब्लॉक, एक मेनू में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं या ग्रुप्स होते हैं। हर एक ग्रुप में कमांड्स बटन होते हैं या ऑप्शंस होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हमने नेम बॉक्स को देखा था। नेम बॉक्स में क्या होता है, एक्टिव सेल एड्रेस होता है। जो सेल एक्टिव है या जिस सेल के चारों ओर जो डार्क बॉर्डर आपको दिखाई देता है, उसको आप एक्टिव सेल कहते हो, ठीक है। वो एक्टिव सेल का एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस शो करने का जो प्लेस होता है वो होता है नेम बॉक्स। इसमें क्या होता है, नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम जाएंगे फॉर्मूला बार। जो फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के एग्जैक्ट आगे ही होता है। तो ये फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया या जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है फॉर्मूला बार के ऊपर। उसके बाद हम नीचे, इसके नीचे जो है फॉर्मूला बार के नीचे जो पार्ट होता है, वो सब वर्किंग एरिया आता है। उसको वर्क बुक एरिया कहा जाता है या स्प्रेडशीट एरिया कहा जाता है या बुक एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। या जस्ट आप उसको शीट एरिया भी कह सकते हो।
शीट एरिया में हमने देखा था कि टोटली पहले तो होता है वर्क बुक, जो पूरी शीट, वो जो एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को ही हम क्या कहते हैं कि वर्क बुक कहते हैं। एक वर्क बुक के अंदर 3 वर्कशीट्स होती है, जो हमने कल देखे थे 3 वर्कशीट। तो हर एक शीट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर शीट में कॉलम्स होते हैं, कॉलम का टाइटल होता है, कॉलम का टाइटल कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, XFD। XFD क्या है, ये लास्ट नंबर, लास्ट लेवल ऑफ द कॉलम। ओके, लास्ट कॉलम का ये लेवल होता है, लेवल ऑफ द लास्ट कॉलम, ठीक है, XFD याद रखना है इसको, XFD। उसके बाद में हमने रो को देखा था, रो टाइटल कैसे होती है, न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और एंड का आप तक होता है वो 16,384 तक वो एंड होता है, या यहाँ तक वो रोज होती है, नंबरिंग होती है। उसके बाद में हम एक्टिव सेल, अभी कहा था एक्टिव सेल, डार्क बॉक्स जिस सेल के आजू बाजू में आपको दिखाई देगा उसको आप एक्टिव सेल कहोगे, ठीक है। सेल ग्रिड मैट्रिक्स, जो सेल होती है एक पर्टिकुलर सेल को आप ग्रिड भी कह सकते हो या मैट्रिक्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं सेल पॉइंटर, जो सेल पॉइंटर होता है वो सेल पॉइंटर हम यहाँ पे आगे देखेंगे, एग्जैक्ट सेल पॉइंटर किसे कहेंगे। नेक्स्ट सेल एड्रेस, सेल एड्रेस कहाँ पे दिखाई देगा, जो मेन बॉक्स जो होता है वही सेल एड्रेस होता है, इसी को एक्टिव सेल एड्रेस भी कहा जाता है या सेल एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन होने के बाद उसके नीचे जो स्ट्रिप आती है उसमें शीट टैब होती है, शीट टैब में करंट शीट होती है, इंसर्ट शीट होती है, बटन्स होते हैं, स्क्रॉल बार होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही प्रकार के ये होते हैं, स्क्रॉल बार होते हैं। नेक्स्ट जो इसके नीचे जो पार्ट होता है वो स्टेटस बार होता है, जिसमें पेज व्यू और जूम स्लाइडर, ये कंटेंट्स हम कल देख चुके थे। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, इस प्रकार से आपको क्लासिफाई करना होगा उस स्क्रीन को, किसको, एमएस एक्सेल 2007 की स्क्रीन को। आगे जाएंगे हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क बुक, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें क्या लिखना होगा, अ वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक, एक वर्कबुक एक नोटबुक की तरह होती है, इट इज कलेक्टिव नेम ऑफ इंसर्टेड वर्कशीट। वर्कबुक क्या है, इट इज अ कलेक्टेड नेम, एक कलेक्टेड नाउन है या कलेक्टेड नेम है, किसका, वर्कशीट का। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग द एमएस एक्सेल 2007 the file appears on the screen, जब आप एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो फाइल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है वही वर्कबुक होता है। ओके, विद सम टूल्स एंड बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स, जो फाइल जो ओपन होती है वो बहुत सारे टूल्स को लेके और 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट को लेके अपीयर होती है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है, to perform different calculations and working area as called workbook। ओके, तो ये जो फाइल होती है, जो एमएस एक्सेल को आप स्टार्ट करते हो फिर से वो पूरी स्क्रीन आपको दिखाई देती है, उसमें अलग अलग टूल होती है, अलग अलग शीट होती है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अलग डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, और जो वर्किंग एरिया होता है उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। वर्कबुक के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो इतना एक दो चार लाइंस आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, इट इज लाइक अ वर्कबुक, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जब हम वर्कशीट के बारे में अगर हमें कुछ थ्योरेटिकल लिखना है तो हम इस प्रकार से इतनी इंफॉर्मेशन हम उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ओवरलुक कर लेना, कॉन्सेंट्रेट करना आपके अपने स्क्रीन के ऊपर कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया। अभी तक तो हमने पूरा डिस्कशन किया था, मगर लिखने की बात जब आएगी तब हमें वर्कशीट के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या इंसर्ट करना है ये पता होना चाहिए। तो हम क्या क्या इंसर्ट करेंगे यहाँ पे देख लेना, फोकस करना, ठीक है। अ वर्कशीट इज द वर्कबुक, sorry, a worksheet in the workbook is like a page in a notebook। अब एक वर्कबुक में जो वर्कशीट होती है वो उस प्रकार से होती है जिस प्रकार एक नोटबुक में एक पेज होता है या एक बुक में एक पेज होता है। ओके, यानी कि पूरे वर्कबुक में या एक बुक में जो पेजेस होते हैं उसको कहेंगे वर्कशीट। पूरी बुक जब कैसे बनती है तो अलग अलग पेजेस से बनती है, उसी प्रकार से अलग अलग वर्कशीट से पूरी वर्कबुक बनती है। तो ऐसा रिलेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ ग्रिड, the structured format of grids or combination of rows and columns which is used as working area called worksheet। जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है ग्रिड्स का
ग्रिड्स कैसे बनते हैं, और जो कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम्स का, जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन से जो ग्रिड बनते हैं या जो बॉक्स बनते हैं या जो सेल्स बनते हैं, जिनका यूज हम एज ए वर्किंग एरिया करते हैं, उसी को ही वर्कशीट कहा जाता है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, it is the combination of rows and columns which is used for inserting various types of data and performing various types of operations on the data। अब ये क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, अलग अलग रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम अलग अलग टाइप का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और उस डेटा के ऊपर एनालिसिस का काम कर सकते हैं, उस डेटा के ऊपर वेरियस टाइप के वर्क हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द एमएस एक्सेल 2007 प्रोवाइड्स बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट, ओके, एंड ईच वर्कशीट हैज 16,384 columns and 10,48,576 rows। अब यहाँ पे वही बात जो हमने फैक्ट देखे थे, वही बात यहाँ पे की है। एक वर्कशीट, एक वर्कबुक में तीन अलग अलग बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होती है, जिसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं और रो की संख्या जो होती है वो 48,576 इतनी होती है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ total rows and columns indicates the total number of cells in a worksheet। जब आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ सेल को, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपको क्या इंडिकेट करेगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इंडिकेट करेंगे, जो हमने क्लासेस में देखे थे, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एज अ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्कशीट, तो इसके बारे में आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम के बारे में हम देखेंगे। कॉलम के बारे में अगर यदि शॉर्ट नोट आती है तो हमें क्या लिखना चाहिए कॉलम के बारे में, तो ये सब बातें हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। कॉलम के बारे में देख लेना क्या इंसर्ट किया है। द वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम, यानी वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हीं को ही कॉलम्स हम कहेंगे वर्कशीट में। ओके, देयर आर 16,384 कॉलम्स विद द रेंज ऑफ A to XAFD present in a worksheet of MS Excel 2007। जिसमें टोटल इतने कॉलम्स होते हैं और जो उसकी जो रेंज जो होती है या लेबलिंग जो होती है A से XFD तक होती है किसी भी वर्कशीट जो स्पेशली MS Excel 2007 की है। ओके, द लेबल, हेडर, टाइटल ऑफ अ कॉलम। अब जो कॉलम का जो लेबल होता है, हेडर होता है या उसको टाइटल होता है, उसको टाइटल भी कहते हैं, लेबल भी कहते हैं और हेडर भी कहते हैं। ओके, स्टार्ट्स विद अल्फाबेटिकल लेटर और कैरेक्टर, जो स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल लेटर्स कैरेक्टर A and it ends with the label of XFD। जो वही बात हमने कही कि कहाँ से स्टार्ट होता है वो कहाँ पे एंड होता है, उसकी लेबलिंग हो या टाइटलिंग हो या हेडिंग हो, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज फॉलोड एज, उस कॉलम की जो सीक्वेंस होती है नंबरिंग की या लेबलिंग की जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, A to Z, A to AZ, B8 to BZ, C8 to CZ, ऐसे करते 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 कहाँ तक आओगे, XFA to XFD, यानी कि इस सीरीज में सिर्फ 4 ही कॉलम इंसर्ट हुए हैं, यहाँ तक नहीं है। कहाँ तक नहीं है, XFZ तक नहीं है, XFZ तक नहीं है। XF इस सीरीज कहाँ तक खत्म हो रही है, सिर्फ 4 कॉलम इस सीरीज में इंक्लूड हो रहे हैं, XF वाले सीरीज में A से लेके D तक, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, फिर भी आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद आए, मीन्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन चालू हुई है। नेक्स्ट जाएंगे। The by default width of each column is 8.43 points and it can be adjusted। Okay, जो by default width होती है किसी भी एक कॉलम की वो कितनी होती है, 8.43, और वो एडजस्टेबल हो सकता है। डेटा एक पर्टिकुलर एक सेल में आपका कितना डेटा है उसके हिसाब से आप पूरी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो, इट इज एडजस्टेबल, ठीक है।
नेक्स्ट उसी प्रकार से रो की तरफ जाएंगे। रो को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के संदर्भ में, तो हमें ये इतनी इंफॉर्मेशन उस पर लिखनी चाहिए। क्या क्या है? अ स्पेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस on a worksheet is called row. The space between two horizontal lines, the space between दो आड़े लाइन में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को ही हम रो कहेंगे। ओके, the space between two horizontal lines on a worksheet is called row. A row is a horizontal series. Horizontal series आड़ी सीरीज होती है, ठीक है। A row is a horizontal series of cells in a worksheet. Each row runs horizontally and identified by vertical numbers from 1 to 10 lakh 48,576। जो वर्टिकली वो रो की जो सीरीज होती है वो सॉरी वर्टिकली जो रो की जो सीक्वेंस होती है वो चलती रहती है, मगर उसकी जो लेबलिंग होती है वो कैसी होती है, उसकी जो नंबरिंग जो होती है किसी रो की, तो वो वर्टिकल नंबर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक से लेकर यहाँ तक उसकी टोटल रो होते हैं। एट द लेफ्ट साइड कहाँ पे होती है? तो लेफ्ट साइड में होती है, किसके? स्क्रीन के लेफ्ट साइड, ओके, ऑफ द शीट इन एमएस एक्सेल 2007। द रो हाइट इज बाय डिफॉल्ट 15 पॉइंट। रो की जो बाय डिफॉल्ट हाइट जो होती है वो 15 पॉइंट की होती है। ये भी एडजस्टेबल होता है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी हाइट भी, ठीक है। तो यही इतनी सारी इंफॉर्मेशन काफी है रो के बारे में, यदि कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जाएंगे हम सेल के बारे में। यदि क्वेश्चन आता है तो सेल के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पे लिखनी होगी, इंफॉर्मेशन हमें समझ लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल के बारे में। द बॉक्स और rectangular matrix which create by intersection of columns and rows is called cell. द बॉक्स, वो बॉक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो चौकोनी मैट्रिक्स या बॉक्स होता है उसको हम क्या कहेंगे? जो बनता है विच क्रिएट्स बाय इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जो कॉलम और रो के मिलने से बनता है वो बॉक्स, उस बॉक्स को ही हम कहेंगे सेल। A cell contains several types of numeric and alphabetic data such as text, number, formula, etc. एक सेल में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस प्रकार का डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक सेल क्या इंक्लूड होता है एक सेल में? a cell contains several type of numeric data, नंबर का डेटा हो या अल्फाबेटिक का डेटा हो, जिसमें टेक्स्ट हो, नंबर हो, फॉर्मूला हो, कुछ भी हम इसमें एक सेल में इंसर्ट कर सकते हैं अप टू द 32,767 कैरेक्टर्स। एक सेल में हम इतने कैरेक्टर तक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर फॉर्मेट में हो चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इट द इंसर्टेड डेटा इन अ सेल कैन बी फॉर्मेटेड। जो एक सेल में जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम फॉर्मेटिंग कहेंगे। किसी भी सेल में अगर डेटा होगा तो उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ईच सेल हैज स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड द एड्रेस। हर एक सेल को एक हर एक सेल द, यहाँ पे क्या सेंटेंस फिर से रिपीट करना, ईच सेल हैज स्पेसिफिक लोकेशन। हर एक सेल को क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है और उसको सेल एड्रेस कहा जाता है। ओके, तो सेल लोकेशन को सेल एड्रेस कहा जाता है। जो सेल लोकेशन जिस जिस प्लेस पर वो दिखाई देता है वो है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या होता है? पर्टिकुलर सेल एड्रेस होता है जो एक्टिव सेल है, विथ which is defined by columns, letter and rows number, for example A12। अब ये जो वो लिखने का जो तरीका होता है, सेल एड्रेस लिखने का तरीका क्या है, कैसे होता है? ऐसे हम सेल एड्रेस लिखते हैं A2, यहाँ पे 2, 2A,
और भी ऐसे सेल एड्रेस नहीं होता है। सेल एड्रेस में क्या होता है, सबसे पहले कॉलम का लेबल होता है और उसके बाद रो का लेबल होता है। सीक्वेंस याद रखना है। ईच सेल हैज स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड सेल एड्रेस व्हिच इज defined by columns letter and rows number. For example A2 B2 C6, ये जो है इसमें क्या है, पहले कॉलम्स का लेबल है और बाद में रो का लेबल है। ठीक, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इज A1, क्या है फर्स्ट सेल का एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट आपको नेम बॉक्स में यही दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो सबसे पहले एक्टिव सेल क्या दिखती है, एक्टिव सेल यही दिखती है A1 वाली। ठीक है, एंड लास्ट सेल एड्रेस इज, ये तो हो गया पहले सेल का एड्रेस, उसी प्रकार से लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, जो हमने अभी जो देखे थे हमने, क्या होगा लास्ट सेल का एड्रेस, XFD 10,48,576, ये लास्ट सेल का सेल एड्रेस है। ओके, इन MS Excel 2007 the both the bold or dark border, the bold or dark border cell is called active cell। जो मैंने अभी कहा था कि जो सेल आपको डार्क दिखेगी या जिस सेल के चारों ओर आपको डार्क बॉर्डर दिखेगी उसको आप कहेंगे एक्टिव सेल। The active cell address is displayed on the name box। और जो भी सेल एक्टिव है, जो पूरी शीट में की कोई भी सेल अगर एक्टिव है उसका एड्रेस कहाँ पे दिखेगा, वो नेम बॉक्स में दिखेगा। ये बातें हमने ऑलरेडी की थी, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे जाएंगे, एक्टिव सेल किसे कहेंगे? The active cell means the selected cell which has a dark border। एक्टिव सेल उसको कहेंगे जो जो सेल हमने सिलेक्ट की है और उसके चारों ओर हमें डार्क बॉर्डर दिखाई देती है अराउंड इट देन अदर सेल्स। बाकी सेल की तुलना में जिस सेल के चारों ओर आपको डार्क बॉर्डर दिखाई देगी उसी को आप एक्टिव सेल कहोगे। ओके, when the border of a cell seen bold, it is known as the cell is an active cell। when, जब आपको किसी सेल के चारों ओर बोल्ड दिखाई देगा या बॉर्डर दिखाई देगी उस टाइम आप उसको एक्टिव सेल कहेंगे। दी सिलेक्टेड सेल कॉल्ड द एक्टिव सेल। कोई भी सिलेक्टेड किसी सेल को आप माउस कर्सर से सिलेक्ट करते हो तो वो भी एक्टिव सेल हो जाएगी। ओके, एक्टिव सेल और सिलेक्टेड सेल एक ही होता है क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद ही सेल एक्टिव होती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज सीन इन द नेम बॉक्स। अब सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। A1 इज द बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल इन MS Excel 2007। एक्टिव सेल के बारे में अगर लिखना हो तो ये सब बातें हमें लिखनी होगी जो हमने बहुत बार रिपीट की है डिस्कस करते समय। सेल एड्रेस क्या होता है? अब एक्टिव सेल का जो नेम बॉक्स है वो क्या है, दूसरे एंगल से इसको समझ लेंगे। सेल एड्रेस किसे कहेंगे? A cell address is a combination of a specific columns letter and rows number in which a cell is located on the sheet, for example E10 H2 full stop। अब सेल एड्रेस किसे कहेंगे? A cell address is a combination of, ये एक सेल एड्रेस एक कॉम्बिनेशन है किसका? कॉलम्स का और रोज का जो लेबल होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम कहेंगे सेल एड्रेस। ठीक है, ईच सेल हैज अ नेम। हर एक सेल को एक पर्टिकुलर नेम होता है और एड्रेस होता है, उसको नेम भी कहेंगे और एड्रेस भी कहेंगे। ईच सेल हैज अ नेम और एड्रेस which is displayed on the name box, जो नेम बॉक्स में हमें दिखाई देता है। The first cell address is A1 and last cell is particular this, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो सेल एड्रेस और नेम बॉक्स दोनों ही सेम ही है, मगर आपको इस एंगल से भी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो सेल एड्रेस और नेम बॉक्स दोनों ही एक ही है।
मगर जो वर्ड यूज करने का तरीका है तो थोड़ा सा अलग है। तो सेल एड्रेस कैसे बनता है? कॉलम्स, लेटर्स और रोज का जो नंबर होता है उस उनको मिला के जो एक्टिव सेल होती है या जो नेम बॉक्स में आपको जो दिखाई देता है एक्टिव सेल का एड्रेस, वही एक्टिव सेल एड्रेस होती है। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे सेल रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस सेल, अब सेल रेफरेंस और एड्रेस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, देख लेना। ईच सेल ऑफ अ शीट हैज अ यूनिक एड्रेस। हर एक सेल का एड्रेस अलग अलग है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक सेल का एड्रेस दूसरे दो सेल का एड्रेस सेम हो, ऐसा नहीं होता है ये इस शीट में। हर एक सेल को एक यूनिक एड्रेस है, रिपीट एड्रेस नहीं होता या रिपीट सेल का नंबर नहीं होता कभी। ठीक है, दैट एड्रेस इज यूनिक रेफरेंस। इसी एड्रेस को हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस कैसे यूज करते हैं? वो बड़ा डेटा जब होता है तो तब हम रेफरेंस के लिए नीचे उसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पर उसको सेल रेफरेंस कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, वो जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है? एक यूनिक रेफरेंस भी होता है। द सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल, रो एंड कॉलम्स इन अ शीट। जब सेल रेफरेंस की बात आती है तो हम उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सेल, एज अ रो, एज अ कॉलम। ओके, तो दे टेल Excel where to look for values to use in a formula। अब सेल रेफरेंस का जब बात आती है, एग्जैक्टली सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस और नेम बॉक्स तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर उसका यूज करने का तरीका अलग होता है। अब ये सेल रेफरेंस वाला जो वर्ड है ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई फॉर्मूला और फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए पर्टिकुलर एक सेल का डेटा हम दूसरे सेल के डेटा के साथ उनका मैथमेटिकल रिलेशन करना चाहते हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तब जो फॉर्मूला हमें देना पड़ता है या कुछ रेफरेंस कुछ फंक्शंस हमें देने पड़ते हैं, उस टाइम हम जो फॉर्मूला में जो पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस डालते हैं तो वहां पे सेल एड्रेस ये वर्ड न यूज करते हुए हम वहां पे यूज करते हैं सेल रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे एक यही बात याद रखना कि सेल रेफरेंस जो होता है वो फॉर्मूला एंड फंक्शन को एक्टिव करने के टाइम पर ये वर्ड यूज किया जाता है। अदरवाइज सेल एड्रेस जैसे हम यूज करते हैं उसी प्रकार से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे सेल पॉइंटर और मूवमेंट। सेल पॉइंटर और मूवमेंट। ओके, सेल पॉइंटर क्या होती है और मूवमेंट क्या होती है? सेल पॉइंटर और मूवमेंट को हम यहाँ पे गौर करेंगे। सेल पॉइंटर alternatively referred as a selected cell। Cell pointer alternatively referred to as a selected cell or an active cell। अब जो एक्टिव सेल है या सिलेक्ट की हुई सेल है उसी को ही सेल पॉइंटर कहा जाता है। जो मैंने अभी कहा था ना कि सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, नेम बॉक्स ये एक ही कंटेंट के वर्ड है, एक ही मीनिंग है सबकी, मगर इनका यूज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अब ये सिलेक्टेड सेल है या एक्टिव सेल है, इसी को ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सेल पॉइंटर कहा जाता है। सेल पॉइंटर का यूज करते हैं देखेंगे। It is a rectangular box highlighting the cell in the spreadsheet। We can move the cell pointer using the arrow keys such as left, right, upper and lower। सेल पॉइंट, जब आप एक्टिव सेल को जब आप यहाँ पे एक्टिव करने की जो मूवमेंट है वो समझ लेना। जब किसी एक्टिव सेल को जब आप एरो की से जो कीबोर्ड पे जो एरो की होती है अपर लोअर साइड दोनों साइड की जो कीज होती है उनका यूज करके जब आप एक्टिव सेल को मूव करोगे इधर के उधर या ऊपर से नीचे या लेफ्ट साइड या राइट साइड, तब वो जो एक्टिविटी होती है उसको आप कहेंगे सेल पॉइंटर। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं उस एक्टिव सेल को या सिलेक्टेड सेल को कीबोर्ड में जो एरो बटन्स है उनकी मदद से उनको हम उनका मूवमेंट करते हैं, तो उसी को ही कहा जाता है सेल पॉइंटर मूवमेंट। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया ये?
आगे जाएंगे, सेल रेंज, सेल रेंज को देखेंगे। सेल रेंज को देखने के बाद हम सॉरी सेल पॉइंटर को देखने के बाद हम सेल रेंज को कवर करेंगे। अ रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more cells. A range is a collection of 2 or more cells. रेंज किसे कहेंगे? रेंज क्या होती है? जब आप दो या दो से अधिक सेल को सिलेक्ट करते हो तो उसको आप सेल रेंज कहोगे, ठीक है। A range is a group or block of cells in a worksheet that have been selected or highlighted. जब आप दो से अधिक, अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जब आप दो से अधिक सेल को जब आप सिलेक्ट करें तो वो हो जाएगी सेल रेंज। मान लो कि ऐसा कुछ डेटा है इस सेल में, ठीक है, तो ऐसा कुछ डेटा है, जब आप दो या दो से अधिक सेल को या एक से अधिक सेल को जब आप सिलेक्ट करोगे, इसी को ही कहा जाता है सेल रेंज। क्या है ये? जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये हो गई सेल रेंज। ओके, मैं स्लाइड शेयर को फिर से ऑन कर देता हूं। A range is a collection of 2 or more cells. A range is a group or block of cells in a worksheet that have been selected or highlighted. When cells have been selected, they are surrounded by a block border that is known as cells range. अब किसी सेल को when cells have been selected, जब आप सेल को सिलेक्ट किया जाता है, they are surrounded by a black border. जब आप दो से अधिक सेल को सिलेक्ट करते हो तो उसके साइड में एक ब्लैक बॉर्डर आती है, उस ब्लैक बॉर्डर को ही कहा जाता है सेल्स रेंज, सेल की रेंज। जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि सेल की रेंज कैसी आई थी, ये देख लेना, जो ब्लैक बॉर्डर आई है, इस ये जो ब्लैक बॉर्डर आई है ना, सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे सिलेक्ट किया तो एक ही आ रही है, ये तो हो गई एक्टिव सेल। एक सेल को अगर आप क्लिक करते हो तो वो एक्टिव सेल हो गई। एक से अधिक सेल को जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो पूरा जो बॉक्स है ये क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेल्स रेंज। ओके, सेल की रेंज हो गई है। तो फिर से रिपीट करेंगे, a range is a collection of 2 or more cells. रेंज मींस क्या है, दो या दो से अधिक सेल को सिलेक्ट करना। a range is a group or block of cells in a worksheet that have been selected or highlighted. रेंज क्या है, जो सेल का ग्रुप है जो हमने सिलेक्ट किया है और जो हाईलाइटेड हुआ है उसी को हम सेल रेंज कहेंगे। When cells have been selected, जब सेल को सिलेक्ट किया जाता है, they are surrounded by a black border. जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं एक से अधिक सेल को, तब उसके चारों ओर एक ब्लैक बॉर्डर आती है, उस बॉर्डर को ही हम कहेंगे सेल्स रेंज, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक एक्टिविटी जो मैंने अभी कही थी, ड्रैग एंड ड्रॉप एक एक्टिविटी है। ड्रैग एंड ड्रॉप इज द मेथड ऑफ मूविंग द सेल कंटेंट्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। सिंपली ड्रैग the highlighted border of the selected cell and drop it up to the destination cell with the mouse. अब इसको, ये जो मैटर हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन क्या है, मान लो कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा लिखना है, तो अदरवाइज हमें सीक्वेंस करनी है, ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2, अब
एक दो ऐसे मुझे यहाँ पे 100 तक डेटा इंसर्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन करूंगा। एक दो से अधिक सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और या इसके नीचे देख लेना एक एरो का साइन आ रहा है। ये एरो का साइन आने के बाद मैं माउस का जो पॉइंटर होता है उसको प्रेस करके रखूंगा, और प्रेस करने के बाद मैं उसको वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक मुझे डेटा इंसर्ट करनी है। मुझे 1 से लेके 100 तक डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 आने तक उस डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। बहुत ही नीचे ड्रॉप हो गया, तो मैं ऊपर इस डेटा को लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे 19, ये 100 आ गया, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब ये जो एक्टिविटी मैंने की है, सिलेक्ट करने के बाद ये जो माउस पॉइंटर को होल्ड किया और प्रेस किया, कब तक, जहां तक मुझे डेटा इंसर्ट करना था तब तक। तो इस एक्टिविटी को ही कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी, ड्रैग and drop is the method of moving the cell contains only a short distance. Simply drag the highlighted border of the selected cell and drop it up to the distance cell with the mouse. अब ये जो drag and drop वाला ऑप्शन जो है वो माउस की मदद से ही हम इसको यूज कर सकते हैं, या लैपटॉप की मदद से, जो आपके पास टच पैड होता है उसकी मदद से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा इसकी, और अधिक कल हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे अपना डिस्कशन रोक देते हैं, कल फिर मिलेंगे। अभी तक जो हमने पॉइंट देखे हैं वो ग्रिड लाइन, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप तक पॉइंट को हमने कवर किया था। फिर हम इसको कल से फिर देखेंगे और डिटेल से। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, कल इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आज आपकी अटेंडेंस यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बारे में यदि कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या व्हाट्सएप में ग्रुप पर भी मैसेज दे सकते हो, या पर्सनल मैसेज भी दे सकते हो इस कंटेंट के बारे में कोई प्रॉब्लम होगा तो। आज हमारे साथ साथ कार्तिक, मुस्कान, अंजलि, विकास, इंद्रायणी, आंचल, रजनी, विजय, प्रियंका, टोटल हम 11 लोग हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल ऑन टाइम मिलेंगे, ठीक है।